बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग environmental determinism and we have discussed all its points so far, but the criticism and the scholars which support environmental determinism are left. So today we will discuss about them. Environmental determinism ideas were first discussed by Aristotle. यानी सबसे पहले जिसने डिस्कस किया था इसको that was Aristotle. He believed that climate determined the psychology of the people and the energy and the other things of the people, that is all डिटर्मन्ड बाय द क्लाइमेट। उसके ख्याल के मुताबिक ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों में ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है बनिस्बत के जो गर्म इलाकों में रहते हैं। इसी तरह से फ्लीवस वेजिटस वॉज अ रोमन राइटर, उसका भी यही बिलीव था। ही ऑल्सो बिलीव दैट पीपल लिव इन हॉट क्लाइमेट आर वीक एंड दे आर नॉट करेजियस एंड दे आर नॉट रेजिस्टेंस अबाउट देयर पॉलिटिक्स और अदर थिंग्स। यानी उसका ख्याल था कि जो गर्म इलाकों में लोग रहते हैं वो ज़रूरतमंद नहीं हैं, वो वीक होते हैं, वो अपने ऊपर जुल्म और दूसरी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं वो बाहिम्मत होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं और जंगजू किस्म के होते हैं। इसी तरह से बैरन दी मोंटेस्की, इसकी बुक थी द स्पिरिट्स ऑफ लॉ, उसमें उसने ही डिटर्मन्ड दैट क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स। उसने कहा कि क्लाइमेट पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है और उसकी उसने एग्जांपल ये दी कि एथेंस ग्रीक का एक शहर था दैट इज़ वेरी फेमस अबाउट द स्कॉलर्स एंड द अदर पीपल, एंड स्पार्टा, दीज टू वर द हब ऑफ द वॉर सिटीज़। यहाँ पर इन दोनों शहरों की जंगें भी हुआ करती थी। तो एथेंस में जो थी गवर्नमेंट, वो बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर थी, बट इन कॉन्ट्रास्ट द स्पार्टा हैज़ द अरिस्टोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यानी वहाँ पर जमहूरी निज़ाम नहीं नज़र आता था, वहाँ पर अरिस्टोक्रेटिक यानी एक जबरियत किस्म की गवर्नमेंट हमें मिलती थी। फिर फ्रेडरिच रेट्ज़ल वॉज द वेरी फेमस स्कॉलर हु स्ट्रॉन्गली सपोर्ट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उसने कहा कि नेचुरल इन्वायरमेंट वाज द प्राइम मूवर दैट जनरेटेड ह्यूमन एक्टिविटी। उसने कहा कि जी माहौल ही है जो इंसान की हर किस्म की एक्टिविटीज़ के साथ कंट्रोल करता है, एंड ह्यूमन अडॉप्शंस एंड रिस्पॉन्सेस। और इवन के उसने ये भी कह दिया कि ये माहौल ही है जो इंसानों को ये तरगीब देता है कि वो किसी माहौल को अपनाएं और उसके मुताबिक अपने रिस्पॉन्सेस दें। इन स्कॉलर्स के अलावा एल्सवर्थ हंटिंगटन और एलन सैम्पल और चर्चिल, हम्बोल्ट, कार्ल रेट्ज़ल, ये सारे जो हैं ये ये स्कॉलर्स strongly support environmental determinism. These scholars you will find in your book. You need to read it carefully. Then we have what are the criticism and the objections of environmental determinism. environmental determinism के ऊपर क्या लोगों के ख्यालात हैं, उस पर क्या तनकीद की जाती है। उसमें सबसे पहला ख्याल यही है कि मैन इज़ नॉट अ रोबोट विदाउट विल और हिज ओन। यानी इंसान, हम ये नहीं कह सकते कि वो माहौल ही उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि वो रोबोट की तरह एक्ट करे, उसको कोई उसका बटन प्रेस कर दिया जाए तो वो उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है। मैन हैज़ हिज ओन डिज़ायर, हिज विल, यानी उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी मर्ज़ी है, उसके मुताबिक वो काम करता है।
And then the other point is that man have been able to create his landscape out of the natural environment. यानी अगर देखा जाए तो इंसान ने भी पहाड़ों, मैदानों, जंगलों के अलावा कुछ लैंडस्केप्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, जिनमें रोड्स, ब्रिजेस, सेटलमेंट्स यानी अपनी बस्तियाँ, पुल आ जाते हैं, सड़कें आ जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आ जाती हैं, ये इंसान ने खुद बनाई हैं. दीज आर नॉट फ्रॉम द इन्वायरमेंट. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट लैंड टू प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड इन इज़राइल एंड इजिप्ट. यानी मिस्र और इसराइल वगैरह में हम देखें तो ये सहराई इलाके थे और यहाँ पर इंसान ने मेहनत करके सहराओं को ज़राई इलाकों में बदल दिया. अब आज सऊदी अरब में भी वीट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इवन दो द सऊदी अरब इज़ अ डेजर्ट. सो मैन इज़ एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड मैन कैन ट्रांसफॉर्म द थिंग्स into his own purpose or into his own profit or interest. Development of mining complexes in Australian desert. इन इसकी एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स में भी हमें मिलती है कि वहाँ पर माइनिंग सहराओं में की जा रही है, सहराओं के नीचे से मादनियात निकाले जा रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर यानी पानी से जो बिजली बनाई जा रही है. इट्स एन huge example of man transformation. Black skinned people have lived in the USA for about 4 generations without any change in their skin pigmentation. Similarly white skin यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि 4-5 नस्लों से जो ब्लैक पीपल हैं दे आर लिविंग इन अमेरिका, लेकिन उनकी नस्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. और इसी तरह से जो वाइट्स पीपल हैं उनकी स्किन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बेशक वो वहाँ पर क्लाइमेट ऐसा है या वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी स्किन और उनकी जो हैबिट्स हैं वो रेसिज्म में चली जाती हैं. यानी उसमें हम ये नहीं कह सकते कि माहौल का ही सारा असर है. सो दीज वर द ऑब्जेक्शंस विच वर मेड for the environmental determinism. Now there are some questions. Number 1, what are the effects of environment on man? इसमें आपने just environmental determinism लिखना है. And we will also discuss the key points of man and environment. इसके key points मैं आपको next lecture में लिखवा दूँगी. वो इसके अंदर आपने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज़म के हवाले से लिखने हैं. ठीक है, आपने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज़म पढ़ लिया है, उसके हवाले से आपने इंसान पर माहौल के क्या असरात हैं वो इसके अंदर लिख देने हैं. यहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है एलेबोरेट इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज़म यानी नज़रिया माहौलियात जबर को बयान करें, या सिंपल आपको क्वेश्चन आ सकता है. दैन वन मोर क्वेश्चन, क्रिटिसाइज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज़म इन द लाइट ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स व्यूज़. यानी कि मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स के ख़यालात की रोशनी में आपने नज़रिया माहौलियाती जबर को पर तनकीद करनी है. अब इसमें आपने ये वाले स्कॉलर्स नहीं लिखने जो हमने आज पढ़े हैं, बल्कि ये नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे एनवायरनमेंट पॉसिबिलिज़म तो उसमें जो हमारे आएंगे स्कॉलर्स वो हम इसमें लिखेंगे. तो क्वेश्चन आपको मैं इसीलिए दे रही हूँ कि आप इसको अपने जहन में रख लें. तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने नेक्स्ट वीक तक प्रिपेयर करने हैं. दैन वी विल इंशाल्लाह स्टार्ट इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज़म. नाउ वी ऑल्सो सी योर सेकंड पार्ट. उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आज. ओके स्टूडेंट्स, योर सेकंड पार्ट ऑफ बुक इज़ अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ना था और हमने इसको डिटेल में थोड़ी सी डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करते हुए हमने इसको डिस्कस कर लिया था. तो आज इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की लोकेशन. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पाकिस्तान शुरू करें तो आपको पाकिस्तान के लैटीट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स ये पता हो,
लेकिन उससे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी बात है ये है कि इसके नेबरिंग कंट्रीज़ आपको ज़रूर आती हों। सो सी दिस मैप, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। हमेशा हमारे राइट हैंड पे ईस्ट होता है, एंड इन द ईस्ट वी हैव इंडिया, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट वी हैव चाइना. There is a very thin strip between Tajikistan and Pakistan, and in between them Afghanistan, and Afghanistan is stretching towards वेस्ट. पाकिस्तान के वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी हम कह सकते हैं, हमें अफ़गानिस्तान नज़र आता है. लेकिन ये जो बारीक सी बीच में पट्टी है ये वाखान है, ये अफ़गानिस्तान का ही इलाका है. ये ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है. अगर ये बीच में पट्टी ना हो तो पाकिस्तान का डायरेक्ट कांटेक्ट हो ताजिकिस्तान से. एंड वी हैव इन साउथ वेस्ट ईरान. साउथ वेस्ट में हमें ईरान मिलता है, एंड इन साउथ वी हैव अरेबियन सी. So this map and this location you need to learn first of all. Then we will discuss all about the location of Pakistan. फिर हम पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म को भी स्टार्ट कर लेंगे. सो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.